हेलो, नमस्कार एवरीवन। मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे मोलर चालकता। ठीक है, मोलर चालकता। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और चैनल को प्लस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, और पिछले 2 चैप्टर की जो वीडियोज हैं वो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है, आप वहां से जाके पीछे के 2 चैप्टर भी आसानी से देख सकते हैं, एकदम सरल भाषा में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मोलर चालकता क्या होती है? तो मोलर चालकता जो है वो बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये देखिए जरा, जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रोड हैं, ये क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड के बीच में दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और जो इलेक्ट्रोड हैं उनका जो ये, ठीक है, क्या है ये, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब इसमें ये क्या भरा हुआ है? ठीक है, हमने इसमें जो ये भर के रखा है विद्युत अपघट। ठीक है, वैद्युत अपघट क्या भर के रखा हुआ हमने इसमें? वैद्युत अपघट, वैद्युत अपघट। ठीक है, अब इस वैद्युत अपघट्ट की हमें निश्चित मात्रा चाहिए, 1 ग्राम मोल। इसकी मात्रा कितनी भरी हुई है? 1 ग्राम मोल। ठीक है, 1 ग्राम मोल। ठीक है, तो इतनी मात्रा जो है वो इसमें घुली हुई है। अब इसमें, इस वैद्युत अपघट्ट में, ठीक है, जो चालकता उत्पन्न होगी उसी को मोलर चालकता कहेंगे भाई। क्या कहेंगे? उसी को मोलर चालकता कहेंगे। ठीक है, देखो, 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य जब 1 सेंटीमीटर की दूरी और उन इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और विद्युत अपघट्ट, ठीक है, विद्युत अपघट्ट में 1 ग्राम मोल घुला होता है। ठीक है, क्या घुला होता है? विद्युत अपघट्ट का कितना घुला होता है? 1 ग्राम मोल। विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम मोल घुला होता है इस विलयन में। ठीक है, तो अब इसके अंदर इस विद्युत अपघट्ट की जो चालकता होगी उसी चालकता को कहेंगे हम मोलर चालकता। क्या कहेंगे? मोलर चालकता। ठीक है, तो इसी वैद्युत अपघट्ट की क्या कहलाएगी? जो चालकता उत्पन्न होगी ना इस समय, चालकता, उसी चालकता को हम क्या कहेंगे? मोलर चालकता कहेंगे भाई, मोलर चालकता। ठीक है, ये है सिंपल सा। तो चलिए लिखते हैं। जब 2 इलेक्ट्रोडों के बीच दूरी 1 सेंटीमीटर, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच दूरी 1 सेंटीमीटर तथा इनके इलेक्ट्रोडों के तथा इन इसे इन कर दो, तथा इन इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्ट घुला होता है। ये 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्ट घुला होता है तो, ठीक है, तो उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा, इसे क्या नाम दिया हमने? इसका नाम होता है लैम्डा। ठीक है, लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसका सूत्र देखते हैं। तो सूत्र क्या बनेगा? तो लैम्डा
m बराबर कॉपा इंटू 1000, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन m, ठीक है। ये और कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी मिलेगा लैम्डा m बराबर क्या मिलेगा आपको, कॉपा अपॉन m, ठीक है, या कॉपा अपॉन c भी मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये मोलर सांद्रता होती है, यानी कि मोलरता होती है ये, ठीक है। क्या होती है, मोलरता। मोलरता को जब हम किस में कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा 1 लीटर में करते हैं, तो इसीलिए इसे हम क्या कर देते हैं 1000 से भाग लगा देते हैं, तो ये हमें ये सूत्र प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से कहीं पे आपको मिलेगा C, कॉपा अपॉन C, तो C का मतलब भी यही होता है सांद्रता, ठीक है। क्या होता है, सांद्रता, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन निर्भर करती है मोलरता पर, ठीक है। तो मोलरता से ही हम निर्धारित करते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, तो इसका मतलब सांद्रता ही तो है, ठीक है। तो ये सूत्र हमें प्राप्त होता है, और ये, ठीक है, इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। या फिर इसे ही हम क्या कहेंगे, इसी को, या मोह सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, मोल इनवर्स, ठीक है। या फिर इसका दूसरा और भी है, ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हैं इसे हम, ठीक है, सीमेंस एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हो सकता है। इसे भी चेंज कर सकते हैं, तो ये सेंटीमीटर को मीटर में मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये, ठीक है। ये क्या है, इनके सभी मात्रक हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है, या फिर मोह सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है, या फिर सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है, या फिर सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है, ठीक है। तो ये इसके मात्रक होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इतना ही प्रोसेस बस, और ये बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, तो अगला टॉपिक है इसी में, ठीक है, छोटा सा है एकदम से, और समझना बहुत महत्वपूर्ण है वो। ठीक है, सांद्रता के साथ चालकता और मोलर चालकता में क्या परिवर्तन होता है वो देखेंगे। तो सांद्रता के साथ चालकता और मोलर चालकता में परिवर्तन, ठीक है, तो देखते हैं क्या परिवर्तन होता है, बहुत ही आसान है, तो है, ठीक है। चलिए ये पॉइंट है, सांद्रता घटने पर चालकता और मोलर विशिष्ट चालकता भी घटती है। सांद्रता घटने पर चालकता और विशिष्ट चालकता भी घटती है, ठीक है, दोनों घटते हैं, चालकता और विशिष्ट चालकता। तो आप यहाँ पर देखिए, मैं इस शब्द को थोड़ा बदल दूं, इसे कह दूं तनुकरण करने पर, ठीक है, तनुकरण करने पर क्या होता है, चालकता और विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बात तो वही है। सांद्रता घटने का मतलब ये है कि हम विलयन को तनु बना रहे हैं, ठीक है। तनु बनाने का मतलब है कि विलयन में कोई सांद्रता है और उसमें विलायक मिलाते जा रहे हैं, विलायक मिलाते जा रहे हैं, विलायक मिलाते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सांद्रता में कमी। किसके सांद्रता में कमी, विलय के सांद्रता में कमी आएगी, तो विलयन कैसा हो रहा है, तनु हो रहा है ना, पतला होता जा रहा है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, चालकता और विशिष्ट चालकता दोनों घटती है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि
सांद्रता पड़ता है बढ़ती हुई। ठीक है, मतलब विलयन का तनुकरण करने पर मोलर चालकता में वृद्धि होती है भी। ठीक है, तो याद रखिएगा, सांद्रता घटने पर चालकता और विशिष्ट चालकता में कमी आती है। ठीक है, घटती है। अब एक चीज जो मैं और बताता हूँ आपको, ऐसा क्यों होता है। तो चालकता और विशिष्ट चालकता जो है वो डिपेंड करती हैं किस पर, विलय के आयनों पर, विलय के आयनों पर। ठीक है, अब जब विलय के आयनों पर ये निर्भर करते हैं तो विलय, तो उनके आयनों की संख्या तो कम हो रही है, तो फिर स्वाभाविक है कि चालकता और विशिष्ट चालकता भी कम होंगी। ठीक है, घटेंगे। लेकिन ये जो पार्ट है, ये मोलर चालकता जो है वो उसके आयनों, मतलब कि आयनों पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, मतलब आयनों को ज्यादा फ्लो करवाती है, मतलब इसमें ये कि आयन आसानी से प्रवाहित हो जाए। ठीक है, तो आयनों के प्रभाव पर डिपेंड करता है, और उससे भी खाली जगह मिलेगी तो आयन आसानी से प्रवाहित होंगे। तो मोलर चालकता इसीलिए क्या होता है, जब तनुकरण होता है तो उसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है और विलय की सांद्रता बहुत कम होती है, तो उसमें आयन आसानी से फ्लो होते हैं। ठीक है, और यही तो उसे चाहिए, तो यही क्या होती है, मोलर चालकता। इसीलिए मोलर चालकता में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट थे, इन्हें याद रखिए, ये आपके लिए दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो तनुकरण, यहाँ पर सब ये भी कह सकते हैं कि तनुकरण करने पर क्या होता है, मोलर चालकता में वृद्धि होती है। ठीक है, बढ़ती है। ठीक है, तो ये था, इसे भी याद रखिएगा। आगे विद्युत अपघट्य। ठीक है, विद्युत अपघट्य। ठीक है, विद्युत अपघट्य इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, तो इसे पढ़िएगा आप। ठीक है, विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य तो मैंने आपको बताया भी है पीछे। विद्युत अपघट्य का मतलब ये होता है सीधा सा कि वो आयनित हो जाने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए, आयनित। ठीक है, वे पदार्थ जो आसानी से आयनित हो जाते हैं। ठीक है, तो आयन के फॉर्म में आ जाते हैं। अब उनपे आयन का मतलब या तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पूर्णतः पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, या तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य। और इन्हीं में से विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है। ठीक है, विद्युत अपघट्य क्यों कहते हैं, तो ऐसे अपघट्य जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें हम विद्युत अपघट्य कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर आयन होते हैं। आयन के फॉर्म में होने के कारण उनके अंदर से आसानी से विद्युत प्रवाह हो जाता है। ठीक है, और इन्हें हम दो प्रकार के होते हैं विद्युत अपघट्य। कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। ठीक है, दो प्रकार के। तो कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। नंबर एक प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य। ठीक है, विद्युत अपघट्य। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इन्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो ये हैं दोनों आपके पास प्रकार में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इन्हें। पहले ऊपर वाला पढ़ लेते हैं, नंबर 1, फिर दूसरे की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं,
प्रबल वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। तो मैं लिखता हूं उसकी परिभाषा क्या है, वे पदार्थ, ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं इनके उदाहरण क्या होते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल में नंबर 1 क्या मान सकते हैं आप, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो सभी क्या होंगे, इसके उदाहरण होंगे। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ HCl, ठीक है, HNO3, H2SO4, ठीक है, आदि, ठीक है, ये होंगे। नंबर 2 क्या होगा, नंबर 2 होगा स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें बहुत ही आसान है, NaOH, ठीक है, NaKOH, CaOH का होल ट्वाइस आदि, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, और ये सब किस तरह से व्यवहार करते हैं, वैद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, नंबर 3 और भी है इसमें, ठीक है, क्या है, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग साल्ट, लवण, ठीक है, तो ये क्या क्या होते हैं, तो आपको पता है, ये NaCl होता है इसमें, KCl होगा इसमें, ठीक है, Ki आदि, ठीक है, ये सब उदाहरण है किसके, वैद्युत अपघट्ट के, यानी कि प्रबल वैद्युत अपघट्ट के। ठीक है, तो ये हैं आपके प्रबल वैद्युत अपघट्ट। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा नंबर है किसका, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का। ठीक है, चलिए देखते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। तो नंबर 2 कौन सा बचा है हमारे पास, नंबर 2 बचा है दुर्बल अपघट्ट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा क्या होगी, तो वे पदार्थ जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट बोलते हैं। तो लिखते हैं ये वे पदार्थ, ठीक है, एग्जाम्पल इसके क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके, तो एग्जाम्पल आप देखेंगे क्या है, वीक, ठीक है, वीक एसिड जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ये ऑक्सैलिक एसिड है आदि। ठीक है, ये उदाहरण हो गए वीक एसिड के। इसी तरह से दूसरा क्या होगा, वीक बेस, वीक बेस में एनिलीन, ठीक है, एनिलीन, ठीक है, और एमीन, ठीक है, आदि आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये उदाहरण हो गए हमारे क्या हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के। ये सभी प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट बहुत ही सरल हैं। वे पदार्थ जो विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। उसके बाद नीचे उदाहरण लिखे हुए हैं वीक एसिड और वीक बेस। ठीक है, तो वीक एसिड ये है, ये कभी भी क्या होता है, ये कभी भी पानी में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद ये वीडियो यहीं तक। उसके बाद आगे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, क्योंकि हो सकता है
कि आपके शेयर करने से गांव में रहने वाले किसी गरीब आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वह इसका संपूर्ण लाभ उठा सके, तो शेयर अवश्य करें। ठीक है, और जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की जो वीडियोस हैं उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई हैं, तो वहां से जाके आप उस चैप्टर का भी अध्ययन कर सकते हैं एकदम आसान भाषा में। ठीक है, नमस्कार।